हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की, जिसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यानी हम यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जिक्र करेंगे। एक ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल बराबर हो, पोटेंशियल सेम हो हर एक पॉइंट पे, है ना। तो सरफेस के हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो हम उस सरफेस को बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। डिटेल में हम अब इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम वर्क डन का भी जिक्र करेंगे, इसमें हम पोटेंशियल का भी जिक्र करेंगे। तो जिसने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख ले, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, है ना। देखो पोटेंशियल, हमारे पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन हम निकाल लेते थे। वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होता था, एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ से वर्क डन हमने निकाल लिया तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और वर्क डन आ गया तो हम पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। सारा उसी के ऊपर बेस्ड है, समझ गए। तो लगातार आप वीडियो को देखते रहें। इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिटेल में अब हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं, है ना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को वो सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहे, जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे, कहीं भी आप पॉइंट कंसीडर कर लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, समझ गए। जैसे सपोज करो हमने एक पॉइंट ये कंसीडर किया, इस पॉइंट को ए नाम दे दिया, है ना। इस पॉइंट को नाम दे दिया ए, और एक ये पॉइंट कंसीडर किया, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा हमने उसको वी ए कंसीडर कर लिया, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा हमने उसको वी बी कंसीडर कर लिया, समझ गए। तो ए से लेकर बी तक अगर हम चार्ज को मूव कराएंगे, ए से लेकर बी तक अगर हम चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल है और बी पॉइंट पर पोटेंशियल है ना। तो चार्ज को जब हम मूव कराते हैं तो क्या होता है, वर्क डन, समझ गए। चार्ज को हम मूव कराते हैं तो वर्क डन। देखो मैं बार बार यही तो बता रहा हूँ, जब चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझ गए। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए के, पोटेंशियल ए पॉइंट पे जो है उतना ही पोटेंशियल किस पॉइंट पे रहेगा, वी बी पे। तो ये सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा, समझ गए। ए पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, वी ए, वो किसके बराबर होगा, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वी बी। तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समझ गए। अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें, तो ये तो सरफेस के ऊपर था, अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें तो उसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा। देखो हमारे पास सपोज करो ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया, तो इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा। देखो अगर इससे सेम डिस्टेंस पे, हम सेम डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट कंसीडर कर लें और उनको मिला दें, तो हमारे पास जो आएगा वो एक स्फेरिकल सरफेस आएगा, क्लियर है। देखो ये अगर यहाँ मैं कोई पॉइंट कंसीडर करता हूँ, मान लो ए पॉइंट कंसीडर कर दिया और इस पे पोटेंशियल होगा वी ए, ठीक है। तो अगर दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया बी, तो दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, इस पॉइंट चार्ज से दोनों सेम डिस्टेंस पे है ना। तो इस वाले स्फेरिकल सरफेस के ऊपर, इस वाले स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस में होंगे, ठीक है। यानी कि सबके ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ गए। तो यहां देखो वी ए किसके बराबर है, वी बी के, समझ गए। तो और इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट है ना, सब पर पोटेंशियल सेम रहेगा, समझ गए। सबका पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर मान लो मैं इक्वी पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लूँ, तो इस पॉइंट चार्ज से यहाँ तक पॉइंट के जितने भी सेम है ना, तो उन सबको मिलाओगे तो आपके पास एक और स्फेरिकल सिमेट्री आएगी, है ना। थोड़ा सा इधर हो रहा है तो इसको मैं इधर कर देता हूँ भाई, एक सेकेंड, अब सही है ना। तो देखो इस पॉइंट को मैं नज़दीक ले आया तो
केवल इस सरफेस के ऊपर ही पोटेंशियल सेम रहेगा। याद रखना भाई, कभी ये कर दो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी वही पोटेंशियल रहेगा, नहीं। यहाँ पे अगर पोटेंशियल सेम है तो केवल इसी स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर पोटेंशियल सेम रहेगा। समझ गए? यहाँ पोटेंशियल अलग होगा, इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल अलग रहेगा, इस वाले सरफेस पे पोटेंशियल अलग रहेगा, है ना। अगर और नज़दीक कंसिडर कर दो तो इस वाले सरफेस के ऊपर पोटेंशियल अलग रहेगा। समझ गए? क्योंकि आपने पढ़ा है ना v क्या होता है, KQ/R। अगर डिस्टेंस को आप घटाते जाते हो तो पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है ना। तो डिस्टेंस इतनी आप घटाते जाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। समझ गए? तो यहाँ अलग पोटेंशियल होगा, वहाँ अलग पोटेंशियल होगा। समझ गए? लेकिन सरफेस के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा। इस बात को आप नोट कर लो एक बार, इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लो, है ना। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसा होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फेरिकल सिमेट्री बनाता है, हमेशा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सिमेट्री बनाता है ना। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सिमेट्री बनाता है। स्पेलिंग तुम देख लेना भाई, है ना। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सिमेट्री बनाएगा। ठीक है, समझ गए? अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज होते तो हम क्या करते भाई, यही देख लो। सपोज करो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है ना। अब 2 पॉजिटिव चार्जेज हैं तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, बताओ एक बार। इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? कैसा होगा बताओ। देखो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, एक पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके से बनाना ये, है ना। इनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके से होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। तो देखो एक पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनती है, स्फेरिकल सिमेट्री, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सिमेट्री बनती है। तो यहाँ देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका देखो इधर ज़्यादा बन रहा है और इधर कम बन रहा है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर का अगर सेंटर देखो तो मैं यहाँ बनेगा, यानी पॉइंट चार्ज यहाँ होना चाहिए था। अगर इसका पूरे स्फीयर का पॉइंट देखूँ सेंटर तो यहाँ पर होना चाहिए था ये चार्ज, है ना। लेकिन देखो दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके का बनेगा। दोनों सेम चार्ज हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो ये उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। समझ गए? अगर दोनों सेम होते, अगर दोनों अगर अपोजिट होते, या मान लो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो अब की बार दूर जाने की बजाय दोनों इधर के होते, है ना। यानी दोनों कहाँ होते, इधर होते। तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरीके का बनेगा। समझ गए? क्योंकि देखो अगर इस स्फीयर की हम बात करें, इस स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करें तो इसका सेंटर लगभग यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमारा पॉइंट चार्ज यहाँ होने की बजाय इधर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को अट्रैक्ट होते हुए तुम्हें शो करना है। तो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके का बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार नोट कर लो, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ अभी, है ना। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? देखो यहाँ दोनों जगह पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ गए? तो पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तो मतलब पोटेंशियल में हमें कोई चेंजमेंट दिखाई नहीं दे रही। ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो बी पॉइंट पोटेंशियल के बराबर है। यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि पोटेंशियल में कोई चेंजमेंट नहीं है, पोटेंशियल में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। समझ गए? तो हमारे पास पोटेंशियल में चेंज क्या होता है बताओ, वी बी माइनस में वी ए,
प्रीवियस वीडियो मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली वीडियो में, देखो किस तरीके से आया है ना, देख लेना। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी VB माइनस में VA, तो यहाँ पर VA और VB क्या है, बराबर है, तो VA माइनस में VA, यानी ये प्रॉपर्टी कह रही है कि चेंज इन पोटेंशियल विल बी 0। कोई चेंज है ही नहीं, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि अगर पोटेंशियल में चेंज नहीं है तो वर्क डन भी क्या होगा, अगर पोटेंशियल में चेंजमेंट नहीं है, यानी पोटेंशियल में चेंजमेंट होने का मतलब क्या हुआ जी, चेंजमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि चेंज पॉइंट बी पे अलग होना चाहिए और ए पॉइंट पे अलग होना चाहिए, तभी तो चेंजमेंट होगी। लेकिन यहाँ सेम है तो कोई चेंजमेंट नहीं है, तो पोटेंशियल कितना है 0। तो अगर ये 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा 0, समझ गए। तो वर्क डन भी क्या होगा भाई 0, बोलो समझ रहे हो। यानी कि वर्क डन जो है किस पे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, कौन से सरफेस पे भाई, लिखनी ये बात है ना, वर्क डन ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस विल ऑल्सो 0, समझ गए, वो भी 0 होगा क्योंकि पोटेंशियल में चेंजमेंट 0 है, तो वर्क डन ऑल्सो विल बी 0। क्लियर है। थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या कहती है, यही बता देता हूं ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो इस सरफेस से पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस सरफेस से पास होगी तो उसकी डायरेक्शन इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, समझ गए। क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जहां वर्क डन 0 है, जहां वर्क डन क्या है और 0, और वर्क डन 0 तभी हो सकता है जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, थीटा कितना हो 90 डिग्री। कैसे, देखो वर्क डन हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो हमने मान लो dr डिस्प्लेसमेंट किया है ना, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब स्मॉल वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डॉट प्रोडक्ट को हम हटाते हैं तो यहाँ पे मैं किसका यूज करूँ, कोस थीटा का, समझ गए। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू अगर 1 कूलाम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तुम पढ़ के आए हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स हमारे पास क्या होगा E इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू 1 है तो मतलब F किसके बराबर है E के, F किसके बराबर है भाई E के। तो F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ E इंटू डी आर कोस ऑफ थीटा, समझ गए। तो E और डी आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, देखो ये जो थीटा है ना वो एंगल है किस किस के बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होनी चाहिए, बिल्कुल इसके आउटसाइड, बिल्कुल इसके आउटसाइड, यानी कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, समझ गए। समझाने के लिए अगर मैं बताऊं तुमको, तो ये सरफेस कुछ इस तरीके का, ये सरफेस कुछ इस तरीके का है ना। तो यहां से यहां अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है, या फिर ये मान लो कि यहां से अगर यहां तक कोई पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है, समझ गए। ध्यान से देखो एक बार, यहां से यहां तक अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो ये कुछ इस तरीके से है, यानी इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर तक चार्ज मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहाँ से यहाँ पास हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इधर है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इधर, समझ गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री, समझ गए। तो थीटा कितना होगा भाई 90, और कोस 90 0, कोस 90 0। तो हमारे पास वर्क डन क्या आया 0, वर्क डन क्या है भाई 0। और हम यही तो चाहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस वही तो होता है जहां वर्क डन क्या होता है 0, और वर्क डन 0 तब होगा जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री,
समझ गए। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। लास्ट वन और देखो, सपोज करो हमारे पास एक ये सरफेस है और एक हमारे पास ये सरफेस है ना, और एक हमारे सब पास ये सरफेस है। कितने सरफेस बनाओगे सर जी? बस बहुत है, इतने ही है ना। तो लास्ट प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं तुमको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल सरफेस है ना एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए, पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ इंक्रीज होगी ना वहाँ पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से कम होता चला जाता है, वहाँ पोटेंशियल डिस्टेंस के हिसाब से कम होगा, समझ गए। तो इन पोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, समझ गए। यानी कि हमें पोटेंशियल सरफेस नज़दीक नज़दीक बनाने पड़ेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो रही है। अगर सीधी भाषा में समझो, डायरेक्ट लैंग्वेज में अगर तुम्हें बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नज़दीक नज़दीक होंगे, अगर दोनों सरफेस नज़दीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, अगर दोनों दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, समझ गए। बस यही पॉइंट है। तो ये हमारे पास था इक्विपोटेंशियल सरफेस और उसकी प्रॉपर्टी, समझ गए। जिसको समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दें, समझ गए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली, तब तक आप पढ़ते रहिए।